नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसा विषय जिससे बहुत सारे लोग आजकल बहुत परेशान हैं। क्या आपके यहाँ भी किसी को चलने में श्वास भरती है? लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर में थकान सी महसूस होती रहती है? लंबे समय से आपके किसी भी परिजन को श्वास लेने में या फिर एक बार खांसी आए तो लगातार खांसी चलती रहने की समस्या है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं निमोनिया के बारे में। न्यूमोन मतलब लंग्स, एयर या रेस्पिरेशन। निमोनिया का मतलब होता है एक तरीके से फेफड़ों में बढ़ता हुआ, फैलता हुआ किसी भी कारण की वजह से इन्फेक्शन, और फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों की घटती हुई कार्यक्षमता, उसकी वजह से शरीर में कम होती हुई ऑक्सीजन सैचुरेशन, और शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती जाती है ऐसे समय में शरीर में बहुत सारी कमजोरी आना चालू हो जाती है, और उस कमजोरी की वजह से आपके शरीर में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होना चालू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये निमोनिया बेसिकली कितने टाइप्स का है और स्टेजेस कौन सी होती हैं इसकी, और इस निमोनिया का उपचार घर में किस तरीके से संभव है, या फिर हम इस निमोनिया को जड़ से किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो बात करते हैं निमोनिया के प्रकारों की। तो मूल रूप से यह विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मूल रूप से 4 प्रकार बताए जाते हैं। पहला है बैक्टीरियल निमोनिया, दूसरा वायरल निमोनिया, तीसरा है फंगल निमोनिया, और चौथा होता है जिसको बोला जाता है नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ निमोनियाज। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया की। तो बैक्टीरियल निमोनिया में मूल रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरियाज हैं, ये सामान्य तौर पर फेफड़ों में पहुंचकर फेफड़ों की जो नॉर्मल स्थिति है उसमें इन्फेक्शन पैदा करके फेफड़ों को खराब करने का काम करते हैं, और धीरे धीरे करके फेफड़ों की एफिशिएंसी को ये बहुत ज्यादा डल बनाने का काम करते हैं। और इस बैक्टीरियल निमोनिया के होने के जो कारण हैं वो होते हैं जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित रहता है, जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय से कमजोरी से पीड़ित रहता है, या फिर ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो शारीरिक कमजोरियां उम्र की वजह से रहती हैं, उन लोगों को बैक्टीरियल निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है बात वायरल निमोनिया की। तो वायरल निमोनिया बेसिकली ऐसा माना जा सकता है कि इन्फ्लुएंजल निमोनिया टाइप का होता है। बहुत सारे प्रकार के वायरस जो हैं ये नासा मार्ग से हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं और फेफड़ों में एक प्राइमरी इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, जिसको बेसिकली हम ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके फेफड़ों में ये फेफड़ों की सामान्य कार्य क्षमता को खराब करने का काम करते हैं, और इसलिए इसको वायरल निमोनिया के अंतर्गत रखा जा सकता है। तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है फंगल निमोनिया। निमोनिया जो होता है माइकोप्लाज्मल निमोनिया भी बोला जा सकता है इसको, और यह होता है जब फंगस नेजल रूट से किसी भी फॉर्मेट में आपके फेफड़ों तक पहुंचे और फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन करा दें, और फंगल इन्फेक्शन कराने के बाद वो फेफड़ों की जो सामान्य कार्य क्षमता है उसमें कमी लेके आना चालू कर दें, और जैसे जैसे फेफड़ों में कमी आना चालू हो जाएगी कार्य क्षमताओं की, तो फिर फेफड़े ऑक्सीजन को पूरा लेना बंद कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा निकालना बंद कर देंगे, जिसको निमोनिया की कंडीशन माना जाएगा। इसको बोला जाएगा माइकोप्लाज्मल निमोनिया और फंगल निमोनिया। एक होता है नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ निमोनियाज। इसमें एक एस्पिरेशन निमोनिया होता है। एस्पिरेशन निमोनिया का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में नाक से कोई भी एस्पिरेट होते हुए फेफड़ों तक कोई चीज पहुंचे, उस एस्पिरेट होने के वजह से फेफड़ों में जो कार्य क्षमताओं में कमी आना चालू हो जाए
और फेफड़ों की कार्य क्षमताओं में कमी आने की वजह से ऑक्सीजन डिप्राइवेशन होना चालू हो जाए, उसकी वजह से फेफड़ों में जो निमोनियल स्टेजेस आना चालू होती हैं उसको बोला जाता है एस्पिरेशन टाइप ऑफ निमोनिया। ये रखा जाता है नॉन इन्फेक्टिव निमोनियाज में, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसी नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ निमोनिया में एक निमोनिया होता है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। हाइपोस्टैटिक निमोनिया का मतलब होता है ऐसे पेशेंट जो बहुत लंबे समय तक स्टैटिक फेज में रहते हैं। बेड रिडन पेशेंट्स जो होते हैं, जो लंबे समय तक लेटे रहते हैं, जो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में फेफड़ों में जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स रहते हैं या जो कंजेस्टिव फ्लूइड रहता है वो फेफड़ों में स्टैग्नेंट होकर के फेफड़ों की कार्य क्षमताओं को कमजोर कराना चालू करता है और इस निमोनिया को बोला जाता है हाइपोस्टैटिक नॉन इन्फेक्टिव निमोनिया। इसके बाद एक निमोनिया होता है जिसको बोला जाता है, ये नॉन इन्फेक्टिव में ही आता है और इसको लिपिड निमोनिया के नाम से जाना जाता है। तो लिपिड निमोनिया दो प्रकार के निमोनिया होते हैं। ये एक होता है एंडोजीनस लिपिड निमोनिया और एक होता है एक्सोजीनस लिपिड निमोनिया। एंडोजीनस लिपिड निमोनिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट था ये रिगर्जिटेट होते हुए आपके ट्रैकियल ट्री में जाते हुए फेफड़ों तक पहुंचे और वो आपके फेफड़ों में निमोनिया की कंडीशन बना दे, उसको बोला जाता है एंडोजीनस लिपिड निमोनिया। और अगर एक्सोजीनस है, मतलब बाहर से कोई भी ऑयली चीज आप एस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं, नेजल ड्रॉप्स जो होती हैं, नेजल स्प्रेज जो होती है, अगर वो ऑयली हैं तो उसकी वजह से जो फेफड़ों में निमोनियल कंडीशन बनेगी, इसको बोला जाएगा एक्सोजीनस लिपिड नॉन इन्फेक्टिव निमोनिया। तो ये हो जाएंगी निमोनियाज की टाइप्स। इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियल निमोनिया की कुछ स्टेजेस होती हैं। उनमें 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। पहली स्टेज होती है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इसमें पहली जो स्टेज होती है इसको बोला जाता है कंजेस्टिव स्टेज। जब बैक्टीरियल निमोनिया होता है तो सबसे पहले और दूसरे दिन फेफड़ों में कंजेशन की फीलिंग आती है। कंजेशन की फीलिंग आती है, धीरे धीरे करके आपके फेफड़े हल्के से भारी होना चालू होते हैं, आपकी श्वास थोड़ी थोड़ी भरना चालू होती है और इस स्टेज को रखा जाता है स्टेज 1 में। और इसके जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसका वो 1 to 2 डेज तक का होता है। इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है टुवर्ड एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी आपके फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स फेफड़े जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कंजेशन की फीलिंग होती है और ये स्टेज जो है वो 1 to 2 डेज तक रहती है। अगर आपकी बॉडी यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट करके इस निमोनियल स्टेज को यहीं रोक देती है तो लगभग 2 दिन में ही आपका ये बैक्टीरियल निमोनिया क्लियर हो सकता है। अगर ये यहां नहीं रुकती है तो दूसरी स्टेज आएगी स्टेज 2। स्टेज 2 जो होती है इसको रैड हेपेटाइजेशन स्टेज भी बोला जाता है और ये जो है ये 2 से 4 दिन तक चलती है। रैड हेपेटाइजेशन का मतलब है कि यहां आपकी जो लंग पैरेंकाइमा है वो धीरे धीरे करके आपकी लिवर की कंसिस्टेंसी जैसी होना चालू हो जाएगी। जो स्पॉन्जी होना चाहिए लंग्स वो धीरे धीरे करके लिवर की तरह थोड़ा सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा। इसको बोला जाता है आपका स्टेज 2। ये 2 से 4 दिन तक रहता है। अगर यहां भी हम इस निमोनिया को बढ़ने से रोक दें या फिर हमारी जो बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो अगर थोड़ी सी जनरेट करके हम इसको यहां रोक देते हैं तो निमोनिया यहीं खत्म हो सकता है। तीसरी स्टेज अगर मान लीजिए यहां भी नहीं रुक रहा है निमोनिया तो निमोनिया बैक्टीरियल निमोनिया जो है वो 3rd स्टेज तक पहुंचेगा। 3rd स्टेज जो होगी वो होगी आपकी 3rd स्टेज को बोला जाता है ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन का मतलब होगा कि यहां आपके लंग्स की कंसिस्टेंसी जो है वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाना चालू हो जाएगी। यहां आपके लंग्स में ILD जैसे फीचर्स आना चालू हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जैसे फीचर्स आना चालू हो जाएंगे। यहां आपके फेफड़ों में कुछ ना कुछ एम्फाइसीमीटर्स चेंजेस भी आना चालू होते हैं। तो ये बोला जाता है ग्रे हेपेटाइजेशन, मतलब यहां
जो आपके फेफड़े हैं वो स्पॉन्जी ना होकर के धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई होना चालू हो जाते हैं, और ये स्टेज जो है वो 4 से 8 डेज तक की स्टेज मानी जाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अगर हम यहां नहीं रोक पाए निमोनिया को तो फिर निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया जो है स्टेज 4 तक जाएगा, और स्टेज 4 जो है उसको बोला जाता है आपका रिजोल्यूशन की स्टेज। रिजोल्यूशन की स्टेज जो होती है कि अगर अब आपकी बॉडी ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चालू करी है तो फिर यहां से ये निमोनिया धीरे 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 करके रिवाइव करना चालू कर सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं तो। इसमें क्या होगा, ये रेजोल्यूशन की स्टेज मानी जाएगी, और इसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो है वो 8 डेज से लेकर के 3 वीक्स तक का होता है। तो 8 डेज से लेकर के 3 वीक्स तक का जो होता है रेजोल्यूशन, इसमें अगर सही तरीके से आना चालू होगा तो 1 to 3 डेज में ही आना चालू हो जाता है। बाकी अगर यहां आपके शरीर में कहीं से कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चालू नहीं हुई तो यहां एम्फाइसीमेटस चेंजेस आना चालू हो जाएंगे, एम्फाइसीमा होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस होना चालू हो जाएगी, फेफड़े जो हैं वो ब्रोंकोडायलेशन की अवस्था में ही रुकना चालू हो जाएंगे, आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होना चालू हो जाएगा, जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये हो जाएंगी स्टेजेस जो आपके निमोनियल स्टेजेस के अंतर्गत रखी जाती हैं बैक्टीरियल निमोनिया में। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई निमोनिया की टाइप्स, इसके स्टेजेस। अब हम देखते हैं निमोनिया में बेसिकली लक्षण कैसे आते हैं। तो सामान्य तौर पर निमोनियल लक्षण जो होते हैं, चूंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन है इसका मतलब बुखार तो आने ही आना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन में 5 साइंस आते हैं, रूबर, ट्यूबर, डॉलर, कैलर, फंक्शनलाइसिया। मतलब रेडनेस भी रहेगी फेफड़ों में, अंदर अगर हम ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से देखेंगे तो लालामी रहेगी। ट्यूबर मतलब फेफड़े सूजन सी रहेगी फेफड़ों में। जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है उसमें अंदर जो है, जो आपके एल्विलाइज हैं, जो आपके ब्रोंकाइज हैं, उनमें अंदर सूजन आना चालू हो जाएगी। इसके बाद वहां हीट ज्यादा रहना चालू हो जाएगी। वहां पर हीट ज्यादा रहने की वजह से आपके फेफड़ों में दर्द भी, सांस भरने में दर्द रहेगा सीने में, हाँ, और हाइपोक्सिक इंजरी होना चालू हो जाएगी, क्योंकि फेफड़े अब ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, तो पूरे शरीर में हाइपोक्सिया होना चालू होगा। आप 2, 5, 10 कदम चलोगे एकदम से सांस भरना चालू हो जाएगी। सीढ़ी चढ़ दी आपने अगर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है उसमें बुखार जो है वो बहुत ज्यादा 103 डिग्री तक, 104 डिग्री तक भी इसका बुखार जाता है। इसके साथ में ब्रेथलेसनेस जब ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, डिप्राइवेशन ज्यादा रहेगा, भूख कम लगना चालू, भूख ही नहीं लगेगी। भूख कम लगना चालू होगी, आप खाना कम खाना चालू कर दोगे। खाना कम खाना चालू कर दोगे तो आपको एकदम से कमजोरी आना चालू हो जाएगी। ये सारे के सारे इसके लक्षण रहेंगे। इसके साथ में अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो निमोनिया का मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एम ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस निमोनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए एम क्या बनाएं। तो सबसे पहले एम हमारा क्या रहना चाहिए कि हम उद्देश्य क्या रखेंगे, कैसे भी करके अगर निमोनिया इन्फेक्टिव हुआ है तो हम उस इन्फेक्शन को खत्म करें। उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि निमोनिया बैक्टीरियल है कि वायरल है कि माइकोप्लाज्मल फंगल निमोनिया है या फिर नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ निमोनिया है ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी जो बायोसिस हो रही है वहां पर एंटीबायोसिस हमें करानी है, तो हम सबसे पहले जो पैथोजेनिक एक्टिविटी लगातार शरीर में बढ़ती चली जा रही है उसको रोकने का हम एम बनाएंगे। और दूसरे नंबर पर एम रहेगा हमारा कि हाइपोक्सिया जो लगातार हो रहा है शरीर में, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, डिप्राइवेशन जो होना चालू हुआ है, इस ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी को कैसे भी करके रोक दिया जाए, में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मात्रा में पहुंचाना चालू कर दी जाए। इसके लिए हम एक एम बनाते हैं जिसमें एलिमिनेशन फर्स्ट एम रखा जाता है कि शरीर में से गंदगी निकाली जाए, और गंदगी निकालने के क्रम में जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हैं हमारे शरीर के लिए, ये भी गंदगी का ही एक स्वरूप होता है, तो इसको भी निकाल करके बाहर फेंका जाए। ये हमारा फर्स्ट एम जो रहेगा वो रहेगा टू एलिमिनेट द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी।
ठीक है, तो ये एम रहेगा। दूसरा एम हम रखेंगे टू प्रोवाइड एंड टू फैसिलिटेट ऑक्सीजन सप्लाई इन दी बॉडी। तो ऑक्सीजन सप्लाई मतलब हमें फेफड़ों की जो कमजोरी थी, उस कमजोर अवस्था में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी, तो हमें कंसंट्रेटेड अमाउंट में ऑक्सीजन या फिर हम अपने फेफड़ों में एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की थी उसको कैसे भी करके मेंटेन कराने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो एम रहेगा टू रिस्टोर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ये हमारा एम रहेगा। अब इस एम को अचीव करने के लिए हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मूल रूप से 3 से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा हमारा डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी में निमोनिया की कंडीशन अगर हुई है तो सबसे पहले हम कोई सी भी ऐसी आहार चिकित्सा अपनाना चालू करेंगे जो बहुत ज्यादा इजी डाइजेस्टिव हो। कोई भी ऐसा भोजन जो जल्दी पच जाता है हम वो खिलाना चालू करेंगे। उसमें हम क्या दे सकते हैं? हम सूप दे सकते हैं, क्योंकि ठंडी चीजों से निमोनिया में आपको बचना पड़ेगा। आप आइसक्रीम नहीं खिला सकते, आप शिकंजी नींबू की ठंडे पानी के साथ नहीं पिला सकते, आप छाछ नहीं पिला सकते, राई खिला सकते, दही नहीं खिला सकते, क्योंकि ये सब ठंडी या ठंडे तासीर की हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा जो गरम गरम हो और जो ऊर्जादायक होने के साथ साथ जल्दी पच जाने वाला हो, वो आपके निमोनिया के लिए बहुत उपयोगी माना जाएगा। और उसमें सूप हो सकता है, उबली हुई सब्जियां हो सकती हैं, वेजिटेबल दलिया हो सकता है, दाल का पानी हो सकता है। ये आपके लिए आहार चिकित्सा में मूल रूप से रखा जाएगा। इसके साथ में आप मुलेठी पानी से गरारे कर सकते हैं। मुलेठी, सौंठ, काली मिर्च और गुड़ का काढ़ा बना करके दे सकते हैं। अगर शुगर नहीं है तो गुड़, और अगर शुगर भी है साथ में तो बिना गुड़ के। इसके साथ में तुलसी, काली मिर्च और लौंग का उपयोग भी काढ़े के लिए किया जा सकता है, तो वो कर सकते हैं। इसके साथ में आप अगर जैसे आहार चिकित्सा में ही उपयोग में लेना चाहें तो जो बुखार रहता है निमोनिया में, उस बुखार के लिए और जो वायरस या बैक्टीरिया शरीर में जो बचा हुआ है उसके लिए एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल नेचुरल डिकॉक्शन जो होता है, जिसमें हम मानते हैं कि कुटकी, चिरायता जो है ये कड़वी चीजें होती हैं, कड़वे पदार्थ होते हैं। इनकी लकड़ियां मिल जाती हैं पंसारी की दुकान पर, तो कुटकी आधा चम्मच और चिरायता आधा चम्मच का लकड़ियों का पाउडर 1 गिलास पानी में डाल करके इसको खूब उबाल करके उस पानी को जब आधा रह जाए तो छान करके वो पानी रात को सोने से पहले आधा गिलास पिला देना है। तो ये हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का भी काम करेगा, साथ में ये ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करेगा। तो खून में से गंदगी को निकालेगा और एंटीबायोटिक का काम करेगा, मतलब आपके शरीर में जो वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जो पनप रहा था उसको अंदर ही अंदर मार करके बाहर निकालने का काम करेगा। इसके साथ में आप नीम, गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। तो नीम की टहनी और गिलोय की टहनी या नीम पर चढ़ी हुई गिलोय जो होती है उसकी टहनी को कुचल करके पानी में डाल करके उसको उबाल करके वो पानी पिलाया जा सकता है। त्रिकटु पाउडर आता है आयुर्वेद में, उस त्रिकटु पाउडर का काढ़ा या गुनगुने पानी के साथ त्रिकटु पाउडर 1/4 चम्मच दिन में 2 बार लिया जा सकता है। ये हमारे लिए एंटीबायोसिस का काम करेंगे, नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेंगे। इसके साथ में अगर हम और आहार चिकित्सा के लिए चलते हैं आगे, तो अगर जैसे पेशेंट ये कह रहा है कि अब हमें भूख जनरेट होना चालू हो, भूख लगना चालू हो गई है, क्योंकि एक लक्षण में आता है भूख नहीं लगेगी। अब आप जब पेशेंट को ऐसा खाना आपने 1-2 दिन दिया जो आसानी से पच जाने वाला था, जो आराम से पच जा रहा था, तो धीरे धीरे करके एनोरेक्सिया जो आपका है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो थी वो रिवाइव होना चालू हो जाएगी, भूख लगना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे भूख लगना चालू हो तो फिर आप पेशेंट को फलों को थोड़ा सा गर्म पानी में रखने के बाद, जैसे एप्पल को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रखने के बाद उसका पल्प खिला सकते हैं। आप अगर चाहें तो नाशपाती को गर्म पानी में रखने के बाद नाशपाती को खिला सकते हैं। अमरूद जो है सामान्य तौर पर कफ कारक माना जाता है, इसलिए अमरूद हो गया या फिर संतरा हुआ, मौसम्बी हुई, इनका उपयोग ज्यादा मात्रा में नहीं करेंगे। ये हो जाएगी आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा के बाद बारी आती है प्राकृतिक चिकित्सा की। तो प्राकृतिक चिकित्सा में निमोनिया के लिए सबसे
उपयोगी चिकित्सा जो होगी, सबसे पहले एलिमिनेशन हमें कराना होता है। एलिमिनेशन कराने के लिए हम छाती पीठ पर सेक करा लेंगे गर्म पानी की थैली से, पेट पर गर्म ठंडा सेक करा लेंगे गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से। अगर हमने पहले कभी प्राकृतिक चिकित्सा ली हुई है तो हम एक चिकित्सा होती है अनिमा, अनिमा का वीडियो YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं कि अनिमा किस तरीके से लिया जाता है और अनिमा फायदा कैसे करता है। तो अनिमा छाती पीठ का सेक, पेट का गर्म ठंडा सेक, उसके बाद अनिमा, ये होता है एलिमिनेटिव प्रोसेस। ये प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले करने वाली चिकित्सा है। दूसरे नंबर पर आप डायरेक्ट निमोनिया के लिए जो चिकित्सा होती है वो होती है अदरक प्याज का कंप्रेस छाती और पीठ पर। तो अदरक और प्याज जो है दोनों ही ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, म्यूकोलाइटिक होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी होती है अदरक की। तो ये जो है जब छाती पीठ पर आप अदरक और प्याज का सेक करके गर्म ठंडा सेक करते हैं तो ये म्यूकोलाइसिस कराता है, एक्सपेक्टोरेशन कराता है और ब्रोंको डायलेशन कराना चालू करता है। जो शरीर में फेफड़े में म्यूकस जमा हो रहा था उसको निकाल करके फेफड़ों की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो अदरक प्याज का कंप्रेस बहुत इफेक्टिव रहेगा। साथ में आप सफेदे की भाप करवा सकते हैं। नाक से होते हुए गरम गरम हवा जब फेफड़ों तक जाती है तो वो गरम हवा जो है वो एक तो ब्रोंकोडायलेटर होती है, साथ में म्यूकोलाइटिक भी होती है। म्यूकोलाइटिक होती है तो वो म्यूकस को छुटा करके बाहर की तरफ निकालने का काम करेगी और फेफड़ों को फैलाने का काम करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा, शुद्ध हवा फेफड़ों में जाए और अशुद्ध हवा फेफड़ों से निकल करके बाहर आना चालू हो जाए। ये बहुत अच्छी उपचार की श्रेणी में रखा जाने वाला उपचार होगा प्राकृतिक चिकित्सा में। साथ में आप गर्म पाद स्नान ले सकते हैं। गर्म पानी बाल्टी में भर के उसमें पैरों को पिंडलियों तक डुबोना है और ऊपर से आपको कंबल ओढ़ लेना है और माथे पर, सिर पर एक गीला कपड़ा रख लेना है ताकि यहां पर एकदम से यहां ब्लड यहां से नीचे जाकर के कहीं सेरेब्रल इस्चीमिया, सेरेब्रल हाइपोक्सिया ना करा दे। इसके लिए माथे पर गीला कपड़ा रहेगा, पैर गर्म पानी में रहेंगे और ऊपर से आपने कंबल को ओढ़ रखा है तो कंबल ओढ़ने की वजह से एकदम से पसीना आना चालू होगा और वो जो पसीना होगा वो निमोनिया में जो बुखार आपको आ रहा होता है उस बुखार को कम करने का काम करेगा। साथ में यहाँ के कंजेशन को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेगा। तो ये भी काफी इफेक्टिव उपचार माना जाता है निमोनिया के केस में। अब बारी आती है योग चिकित्सा की। तो योग चिकित्सा में निमोनिया, अगर आपको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर आप कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आसनों के अभ्यास के पहले, चूंकि योग में शुद्धि का बड़ा महत्व माना जाता है और शुद्धि का मतलब होता है शोधन की क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं, क्लींजिंग प्रोसेसेस। तो यहां आप क्लींजिंग प्रोसेसेस में जल नैति का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले कर रखी है तो रबर नैति आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यह आपकी नेजल कैविटी को पूरा खोलने का काम करेगी। नेजल कैविटी जितनी खुली रहेगी, ऑक्सीजनेशन जो है ना, नाक से कम फेफड़ों तक शुद्ध हवा जाने का प्रयास करेगी। नहीं तो पता लगा फेफड़ों में तो प्रॉब्लम है ही, नाक और ऊपर से बंद, मतलब एक तो पहले से ही समस्या आ रही थी और नाक और बंद हो गई तो और फेफड़ों पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, सोने पे सुहागा जैसी कंडीशन हो जाती है, फिर वो नुकसान ज्यादा होगा। तो हम जल नैति कर सकते हैं, इसके साथ में रबर नैति कर सकते हैं। उसके बाद में कुंजल एक प्रोसेस होता है, कुनकुना पानी पी करके उल्टी करना। तो जल नैति, रबर नैति, कुंजल, वस्त्र धोती, इन सब के वीडियोस आपको मिल जाएंगे शुद्धि क्रियाओं के प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है करने का और वो कैसे फायदा करता है सारा बताया गया है उसमें। इसके बाद अब हम आते हैं आसनों पर। तो आसनों में कुछ ऐसे आसन होते हैं जो फेफड़ों को खोलने का काम करते हैं। अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बुखारी बहुत ज्यादा है, आप पूरे दिन लेटे रह रहे हैं तो आप आसन नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइवल आना चालू हुआ है अगर, तो ऐसी कंडीशन में अब आपकी आसन करने की स्थिति अगर आ गई है तो आसन करना जरूर शुरू कर दें। और आसनों में खड़े होकर करने वाला अर्ध चक्रासन हो गया या फिर अर्ध कटी चक्रासन हो गया या कटी चक्रासन हो गया, ये आसन बहुत अच्छे आसन होंगे जो खड़े होकर करने वाले हैं और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ में अब हम देख सकते हैं कि आप
सीधे लेट करके आसन कर रहे हैं, उसमें आप कौन से आसन कर सकते हैं? तो सीधे लेट के करने वाले आसनों में आप एक तो सेतु बंधासन कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है, और साथ में एक आसन होता है मत्स्यासन, वो भी बहुत उपयोगी रहेगा इस कंडीशन में, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में आप भुजंगासन कर सकते हैं, तिर्यक भुजंगासन कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली ये आसन आपके इस निमोनिया की कंडीशन में हेल्प करने का काम करेंगे। बैठ के करने वाले आसनों में आप अर्ध मशेंद्रासन कर सकते हैं, गौमुखासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। ये आसन बहुत अच्छे तरीके से आप आसानी से कर भी पाएंगे और इन आसनों का निमोनिया की कंडीशन में लाभ भी बहुत अच्छा होगा। इन सारे आसनों के वीडियोस अलग अलग इसी आसन और प्राणायाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उस आसनों की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे आसन मिल जाएंगे कि ये आसन किस तरीके से किए जाएंगे, करने की सही विधि और इनका लाभ क्या क्या होता है, वो सारा बताया गया है। अब बारी आती है योग चिकित्सा, आहार चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के बाद आप होम रेमेडीज में निमोनिया के लिए क्या कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज जो हैं उसमें निमोनिया के लिए आपको सबसे उपयोगी चिकित्सा जो होती है वो होती है कैसे भी करके आप ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करें, और वो फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए योग चिकित्सा का ही एक प्रक्रम होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आप निमोनिया की कंडीशन में कौन से प्राणायाम कर सकते हैं? सूर्य अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी और डीप ब्रीदिंग, ये 3 प्राणायाम हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इनसे। इन तीनों प्राणायामों का पूरा वीडियो अलग अलग से पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं प्राणायाम की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन स्पेसिफिक प्राणायामों को देख लेंगे। इसके बाद एक प्राणायाम होता है कपाल भाती, जो कपाल भाती क्रिया में वात क्रम क्रिया है, उस क्रिया के नाम से जाना जाता है, और उसका अभ्यास आप इस निमोनिया की कंडीशन में अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसको करना बहुत संभल के पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्ट्रोक्स जल्दी जल्दी दिए तो फेफड़े पहले से कमजोर थे और कमजोर हो जाएंगे। तो आपको 1 मिनट में 30 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं देने हैं। आप एक्टिव एक्सलेशन करेंगे, पेट को दबाएंगे, अंदर की तरफ धक्का मारेंगे और फेफड़ों में से सांस को बाहर निकालने का काम करेंगे, और फिर थोड़ा पॉज देंगे, उसके बाद दोबारा पेट पे धक्का मारेंगे और फिर से सांस को बाहर निकालने का काम करेंगे। कपाल भाती मतलब एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन की प्रक्रिया है। कपाल भाती किस तरीके से की जाएगी ये आपको कपाल भाती प्राणायाम का टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। आपको जो ध्यान रखना है 1 मिनट में 30 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये होगा निमोनिया का पूरा मैनेजमेंट, किस तरीके से निमोनिया को आप मैनेज कर सकते हैं घर पर रहते ही, और साथ में निमोनिया है क्या, निमोनिया के लक्षण क्या हैं, उसके प्रकार कितने हैं और स्टेजेस कौन सी होती है। ये जो हो जाएगा निमोनिया के लिए पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने रखी गई। इसमें अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से सारे के सारे लोग जानकारी हासिल करें। और अगर किसी को या किसी के अपनों में से किसी को निमोनिया जैसी संक्रामक बीमारी हुई है तो उस निमोनिया को घर पर रहते हुए किस तरीके से दूर कर लिया जाए ताकि यह निमोनिया दोबारा नहीं हो। क्योंकि अगर निमोनिया एक बार होता है तो शरीर में कमजोरियां इतनी हो जाती हैं कि निमोनिया दोबारा भी होता है। क्योंकि बैक्टीरियल निमोनिया के होने में मैंने कारण बताया था कि शरीर अगर कमजोर होगा तो बैक्टीरियल निमोनिया दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो यहाँ आपको जो भी जानकारी बताई गई है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आप अपने शरीर में होती हुई बीमारियों को दूर करने के लिए और फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए ये जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनों को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।